हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी से एसएसटी में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक की शुरुआत मैंने कर दी है, 2 लेसन में पढ़ा भी चुकी हूँ और ये नई एनसीईआरटी की किताब है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला जो वीडियो आया था उसमें मैंने पाठ 2 पढ़ाया था, जिसमें महासागर, महाद्वीप और द्वीपों के बारे में बताया था। आज स्थल, रूप और जीवन के बारे में जानेंगे। अच्छा लेसन है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। सबसे पहले कुछ लाइनें लिखी रहती हैं और प्रत्येक लेसन में लिखी हैं। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों, विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई, हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान हूँ। ये ली गई हैं लाइनें अथर्ववेद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? प्रत्येक स्थल के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं? ये प्रश्न दिए गए हैं और ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको इसी लेसन में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है परिचय। लिखा है अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। तो इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि को देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। यदि आपने यात्रा की है तो आपको पता होगा, जिस भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहां पर अलग अलग दृश्य भूमि आप देखते हैं। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। आगे लिखा है स्थल रूप पृथ्वी की सतह पर भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान। तो 3 प्रकार से इन्हें बांटा गया है, 3 रूपों में: पर्वत, पठार और मैदान। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। तो मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है, लेकिन फिर भी स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न है। सबसे पहले लिखा है पर्वत के बारे में। पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बताया है। 3 स्थल रूप बताए गए हैं, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखा है पर्वत के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अभी यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था, क्रम से लगाने के लिए आया था ये जो रूप है। तो पर्वत जो हैं वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान और सक्रिय शिखर के रूप में जाना जाता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तुंगता यानी एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटे पहाड़ या हिल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग हुआ है एल्टीट्यूड यानी तुंगता, तो इसके बारे में जान लीजिए। तुंगता क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। उदाहरण है पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई। तो इसे कहा जाता है तुंगता। तो पर्वत के बारे में आप जान गए कि पर्वत जो है अपने आसपास के क्षेत्र से स्थल रूप से अधिक ऊंचे होते हैं, चौड़े आधार होते हैं, खड़ी ढलान होती है और सक्रिय शिखर होते हैं। और ये जो पर्वत हैं ऊंचाई पर हिम से ढके रहते हैं, यानी इनकी चोटी आप देखेंगे तो हिम से ढकी है। ये आप देख सकते हैं। ये आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये क्या है? बर्फ है। हिम माने क्या होता है? बर्फ होता है।
लेकिन जो कुछ इनसे नीचे हैं तो इनकी बर्फ पिघलकर नदियों में चली जाती है, लेकिन जो बहुत ऊंचे हैं उनकी बर्फ कभी नहीं पिघलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जहाँ कम चढ़ाइयाँ होती हैं, गोल आकार के शीर्ष होते हैं, तो उन्हें पहाड़ी यानी छोटे पहाड़ कह दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, हिम क्या है? हिम क्या है? बर्फ है हिम। यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है आपने हिम नहीं देखी होगी। नहीं देखी है भाई, हमने भी नहीं देखी है, क्योंकि हम इन क्षेत्र में नहीं रहते हैं। शेष भारत में अधिकांश वर्षा ओले के रूप में ही होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफी ठंडक है तो वहां हिम गिरेगी। वहां पर हिम का एक और नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना होता है। तो जल जो होता है ठोस रूप में गिरता है तो वही हिम कहलाती है। वर्षण क्या है? एक शब्द प्रयोग हुआ यहाँ पर, वर्षण। तो वर्षण क्या है? वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात, ओले गिरना वर्षण के रूप में आता है। यानी वायुमंडल से जल किसी भी रूप में पृथ्वी पर गिर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? वर्षण। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, एवरेस्ट गिरी सुरंग आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले चित्र में। इसमें लिखा हुआ है आकोंकागुआ गिरी सुरंग। ये जो आप देख रहे हैं ये एवरेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किलिमंजारो गिरी सुरंग, ये ब्लॉक गिरी सुरंग है। यहाँ पर कंचनजुंगा गिरी सुरंग देख सकते हैं, और ये अनाईमुडी गिरी सुरंग। विश्व के 6 पर्वतों के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आगे लिखा है, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं। तो विश्व के अधिकांश पर्वत को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप इस चित्र में समझ सकते हैं, विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। ये विश्व के जो 6 पर्वत दिखाए हैं इसमें, इस चित्र में इनकी यहाँ पर ऊंचाई दर्शाई गई है। ये यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं और नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है। चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 में इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। एवरेस्ट गिरी सुरंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजुंगा भारत और सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, एवरेस्ट और कंचनजंगा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ गिरी सुरंग है। तो ये जो आपने देखी थी एंडीज पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है। आगे लिखा है, पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो गिरी सुरंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक गिरी सुरंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अनाईमुडी भी जो है, अनाईमुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गिरी सुरंग है। केरल में इसे अनाई शिखर कहते हैं। अब इनको ऊंचाई दर्शाने के लिए एक साथ दर्शा लिया गया है इस चित्र में, और यहाँ पर ये सभी अलग अलग दर्शाए गए हैं। तो ये इस क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद इस चित्र में आप देखेंगे ये दूसरा वाला, ये अकोंकागुआ गिरी सुरंग है जो यहाँ दूसरे नंबर पर दर्शाया गया है। उसके बाद ये तीसरा आप जो देख रहे हैं इस चित्र में किलिमंजारो, तो ये किलिमंजारो दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इन्हें ऊंचाई के अनुसार दर्शा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित हैं, यानी ये युवा पर्वत हैं। किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। अब युवा पर्वत है इसका मतलब ये नहीं है कि इनका निर्माण अभी 1-2 साल में हुआ है, नहीं, ये लाखों वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ है।
यानी कि इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुराना है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये वलित पर्वत पर्वत का उदाहरण है और ये काफी पुराने हैं और अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई हैं, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ है। उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्वतीय परिवेश। तो पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं। तो पर्वतीय परिवेश आपको याद रखना है। पर्वतों की ढलानों पर वन पाए जाते हैं जो पर्वतीय वन कहलाते हैं और यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और इनके नाम भी याद रखने हैं। पाइन है, फर है, स्प्रूस है, देवदार। और इन पेड़ों की ऊंचाई भी अधिक होती है। ये शंकु के आकार के होते हैं। इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस यानी काई और लाइकेन उग जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग हुए पर्वतीय वन, मॉस और लाइकेन, अब इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पर्वतीय वन क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का प्रकार। मॉस क्या है? फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है। यानी इसमें फूल और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। लाइकेन क्या है? तो पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं, तो ये कहलाते हैं लाइकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है और ये पढ़ना जरूरी भी है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य के यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है मानव वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। आगे लिखा है गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों के हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं अपनी थकान मिटाते हैं। तो 2 श्लोक हैं उनके ग्रंथ, काव्य ग्रंथ के, कुमार संभव के, लेकिन यहाँ पर उनका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीव जंतु, ये पेरेग्रिन फाल्कन है, ये हिमालयी तहर है, ये पहाड़ी खरगोश है, ये गोल्डन ईगल है, ये कैनेडियन लिंक्स है, ये है याक, ये आइबेक्स, ये ग्रे फॉक्स है और ये तेंदुआ है, ये भालू है। तो ये कुछ पहाड़ी जीव जंतु यहाँ पर दर्शाए गए हैं जिनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। जीव जंतु तो आपको दिखा ही दिए, अब इनके बारे में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल यानी सुनहरा गरुड़, पेरेग्रिन फाल्कन यानी घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, हेम तेंदुआ, आइबेक्स यानी कि जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है, ये ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं? उसमें आकर मिलने वाली नदियां। उनमें से कुछ यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। चलिए यहाँ पर एक खेत का दृश्य दिखाया गया है। उत्तरी भारत में सीढ़ीदार कृषि, उत्तरी भारत में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, वेदिका कृषि जिसे कहते हैं। इस तरीके की सीढ़ियां सी बनी रहती हैं। चलिए अब पर्वतीय जीवन के बारे में लिखा हुआ है, यानी पर्वत में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है।
लिखा है, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काट कर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। तो विश्व भर में कृषि की जगह पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और वेदिका कृषि क्या होती है? ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना वेदिका कृषि कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। तो वहां पर जो लोग रहते हैं, वहां पर जो पर्वतीय लोग हैं, तो पर्यटन जो है उनकी आय का महत्वपूर्ण साधन है, ये आपको याद रखना है। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्य भूभाग और घाटी के बारे में लिखा हुआ है। भूभाग क्या है? भौतिक आकृतियों की दृष्टभूमि से भूमि का एक खंड, और घाटी पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, तो वह कहलाता है घाटी। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम के लिए लिखा हुआ है, ईवीएस में से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लिखा है, बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट गिरिशृंग पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 1984 में इन्हें पद्मश्री मिला और पद्म भूषण मिला 2019 में। आगे लिखा हुआ है अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थीं, तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट गिरिशृंग पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन गिरिशृंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए 2015 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। तो इन दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इनके बारे में नीचे पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में यहाँ ये साइड में लिखा हुआ है। लिखा है आकस्मिक बाढ़। तो स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसा बादल फटने से होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे बहुत नुकसान होता है, जान माल की हानि भी होती है। भूस्खलन क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये भूमि जो है खिसक गई है, ये सड़क आप देख सकते हैं धसक गई है। तो पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना, तो ये भूस्खलन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है हिमस्खलन यानी एवलांस जिसे कहते हैं। तो पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर गिरना, ऐसा प्राय तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। तो पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है, जब बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है तो बर्फ का कोई बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर जाता है, तो ये हिमस्खलन कहलाता है। भारी हिमपात होना यानी बहुत ज्यादा बर्फ गिरना और बादल फटना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ठंडा मौसम, बहुत अधिक सर्दी होना। तो पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य आदि। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है। यानी यहाँ का दृश्य मनोरम है, यहाँ पर शुद्ध वायु है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, जिससे नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने के लिए क्या कहा गया है? विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट गिरिशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागरमाथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन के अनुयायी पवित्र मानते हैं। तिब्बत का एक प्राचीन ग्रंथ है बौन।
पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी देखी जा सकती है। तो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी आप पर्वतों के प्रति इतनी श्रद्धा देख सकते हैं। तो पर्वतों के बारे में आपको बता दिया। अब अगला जो भाग था वह था पठार। तो पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के 2 उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो पठारों की जो ऊंचाई है कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, और तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। लिखा है तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को भी कहा जाता है। दोनों विकल्प आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, पूर्व से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य रूप से गतिविधि है, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरणतया पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लौह, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। तो पठार जो है ये खनिजों के भंडार गृह भी कहलाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, यानी जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है, जो लावा पठार होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। आगे लिखा है, पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात ऐसे ही कुछ जलप्रपात के उदाहरण हैं। चेरापूंजी के पठार में नहकाली काई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जलप्रपात यानी कि झरने देख लीजिए। ये चेरापूंजी पठार से गिरता नहकाली काई जलप्रपात है, तो ये याद रखिएगा, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठार के बारे में पढ़ लिया, अब लिखा है मैदान के बारे में। तीसरा जो भाग था वह था मैदान। तो मैदान ऐसी स्थलाकृति है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। तो हम सभी लोग मैदानों में ही तो रहते हैं। अब समुद्र तल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। समुद्र की सतह का औसत स्तर इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। आगे लिखा है, पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियां रेत, चट्टानों के कणों और गाद को एकत्र करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां होती हैं, तो नदियों की बाढ़ से समतल भूमि निर्मित होती है, और यह जो नदियां होती हैं यह रेत, चट्टानों के कण और गाद को एकत्र करती हैं, जिन्हें कहा जाता है तलछट। नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने हेतु उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं।
यहाँ ये मानचित्र आप देख सकते हैं। यह विश्व मानचित्र कुछ पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को दर्शाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से पठार हैं, कौन से मैदान हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये यहाँ पर ये संकेत दिया गया है। अब आप देख लीजिए, जो पठार हैं वो इस रंग से दर्शाए गए हैं और जो नदियों के मैदान हैं वो हरे रंग से दर्शाए गए हैं। पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पीली-पीली दर्शाई गई हैं। तो आपको अब पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र देख लिया होगा आप लोगों ने। ये गंगा का मैदान है और ये उपग्रह से लिया गया चित्र है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। ये है गंगा का मैदान और ये चित्र लिया गया है उपग्रह से। आगे लिखा है मैदानी जीवन के बारे में, यानी मैदान पर जीवन कैसा है। तो हजारों वर्षों पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। हम लोग भी तो मैदानों में ही निवास करते हैं। आगे लिखा है भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यानी कि जो विश्व के बहुत से अन्य मैदान के समान इन क्षेत्रों में भी जो लोग रहते हैं, तो मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य पालन यानी मछली पालना और कृषि करना। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, जौ, मोटे अनाज जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट, सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल द्वारा भूमिगत जलों को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। तो पहले तो कृषि जो है वर्षा पर ही निर्भर थी, लेकिन अब आधुनिक युग है तो थोड़ा बहुत कृषि के लिए जो है प्रयास किया गया है। नहरों के जाल यानी नेटवर्क बनाया गया है। भूमिगत जल को पंप से निकालकर जो ट्यूबवेल होते हैं उनके द्वारा भी सिंचाई की जाती है। यानी अब वर्षा पर लोग निर्भर कम है। आगे लिखा है यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। अब गंगा के जो मैदानी भाग हैं उनमें कुछ और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है और जो सिंचाई की जा रही है, कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जो भूमिगत जल स्तर है उसमें गिरावट आई है। तो ये अन्य समस्याएं हैं जो देखने के लिए मिली हैं। आगे लिखा है चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विश्व विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। अब संगम स्थल के बारे में यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान। अब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इस संगम स्थल पर विशाल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को इसकी जानकारी होगी ही, तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहां नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये गंगा नदी में नौका परिवहन, लोग नौका परिवहन कर रहे हैं, यानी नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये घर वगैरह बने हुए हैं, प्राचीन काल के बने हुए हैं, पुराने घर हैं। ये गंगा नदी है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे एशिया का गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। तो मरुस्थल क्या होते हैं? जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ की वनस्पति भी जो है अलग तरीके की होती है, क्योंकि ज्यादा वनस्पति वहां उग नहीं पाती।
आगे लिखा है, जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोक गीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखते हैं। अब यहाँ पर लचीलापन लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, तो चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता कहलाती है लचीलापन। यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था। आगे लिखा है, मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टिनें 5 दृश्य भूमि हैं जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं से जुड़ी हैं। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। सबसे पहले टिने लिखा हुआ है, दृश्य भूमि लिखी हुई है मुख्य व्यवसाय। टिने है कुरिंजी, दृश्य भूमि पर्वतीय क्षेत्र और मुख्य व्यवसाय है आखेट और संग्रह करना। दूसरा लिखा है मुल्लाई, दृश्य भूमि घास के मैदान और वन, मुख्य व्यवसाय पशुपालन। तीसरा लिखा है मरुदम, उपजाऊ और कृषि के मैदान, मुख्य व्यवसाय कृषि। चौथा लिखा है नेदल, दृश्य भूमि तटीय क्षेत्र और मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा मुख्य व्यवसाय। और पांचवा लिखा है पाले, दृश्य भूमि है शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश, घुमंतु और युद्धरत। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा उनकी अपेक्षा ये 5 टिने विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु यह विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। जैसे कि जो स्थल रूप बताए थे उसी प्रकार से टिने जो है ये स्थल रूप का ही वर्णन है। आगे लिखा है, ये हमारे पर्यावरण के बीच गहन संबंध को भी दर्शाते हैं। आपको टिने के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे प्रतिबिंबित अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। तो आपको याद नहीं करना है, लिखा था तो बता दिया। आगे लिखा है, आगे बढ़ने से पहले अब पूरे लेसन का यहाँ पर सार लिखा रहता है। स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मानती है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। तीसरा लेसन आज समाप्त होता है। कुल 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द ही मैं क्लास 6 कंप्लीट करवा दूंगी और 7th की भी शुरुआत कर दूंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।